नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। किसी ने राजनीति को रपटीली राह कहा है तो किसी ने इसे अग्निपथ। अब देखना यह है क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार का अश्वमेध यज्ञ एक तरह से चल रहा है। एक के बाद एक प्रदेश जीतते हुए भाजपा आगे बढ़ रही है। तो क्या ये जो मोदी का अग्निपथ है, जहां पर रपटीली राहें भी हैं, इस पर कितना खरा उतरेंगे? 6 महीने बीत चुके हैं सरकार को, 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और सही समय है ये चर्चा करने का कि आखिर कितना कठिन रहेगा ये अग्निपथ। और आज इस चर्चा में जो लोग हमारे साथ बने रहेंगे, मैं उनका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ पर हैं मुकेश धादीज जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश मंत्री हैं। गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं। विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, बसपा से हैं। AK जैन साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सुरेश उपाध्याय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सूरज सोनी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस चर्चा में लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले मुकेश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे इसे, राजनीति की रपटीली राह कहेंगे या मोदी का अग्निपथ? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी का जो अश्वमेध यज्ञ है और उसके नाते से उन्होंने जो विजय यात्रा शुरू की है, उनका पूरा समय जिस प्रकार से परीक्षाओं से भरा गुजरा है, तो निश्चित रूप से ही पिछले 6-8 महीने में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है और देश की जनता ने जिस प्रकार से एक विश्वास उनमें अर्जित किया है, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि हम सारी परीक्षाओं में खरे उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी 2019 में भी वापस देश की राजधानी में पुनः सत्ता में आएगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो 2015 से 2019 के सपने, गिरिराज जी 6 महीने हो चुके हैं। करने की बातों को अगर मैं करूं, तोलूं एक पलड़े पर, तो बहुत मुझे लगता नहीं है कि शायद आप भी मेरी राय से इत्तेफाक रखते होंगे। तोलने लायक नहीं है, बातें बहुत सारी हुई हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो है, जो चुनाव लोकसभा का लड़ा गया था, उस चुनाव में मोदी जी ने पूरे देश को जिस तरह से मायाजाल दिखाया था, जिस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा की थी, आज 7 महीने 8 महीने बाद में जनता के सामने एक ऐसा उदाहरण नहीं है, एक ऐसा काम नहीं है जो केंद्र सरकार ने गरीब के, नौजवान के, मजदूर के, किसान के हित में किया हो। ये विजय रथ जो कह रहे हैं कि अश्वमेध जो है वो हमारा निरंतर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत लगाने के बाद इनका वहाँ जो अभियान था, ये ना वहाँ इनका फैल हुआ, उसके बावजूद ये 8 महीने की सरकार के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा काम किया। आप देखिए कि जो स्थिति हमारी सीमाओं की थी 8 महीने पहले, आज वहाँ की वहाँ है। उसका उदाहरण इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जनता ने आपको भी स्वीकार नहीं किया इन 8 महीनों में। आप सुनिए आशीष जी, निश्चित रूप से जनता इस काम को देख रही है। जनता ऐसा नहीं है, जनता ही प्रजातंत्र के अंदर माई बाप होती है। जनता देना जानती है तो समय पे वापस लेना भी जानती है। क्योंकि 5 साल का शासन है, इसलिए अभी वो और पेशेंस है। जनता देखना चाहती है कि हो सकता है 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, और अभी इन्हें समय देना चाहती है। लेकिन आप देखिए देश की स्थिति, आज भी सेनाओं के अंदर केंद्र सरकार के प्रति जो गुस्सा और नाराजगी है, उसका उदाहरण है अभी 4 कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव हुए, चाहे आगरा का हो, दिल्ली का हो, बनारस का हो या राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी का हो। चारों जगह 80%, 90% सेना के जवान वोट डालते हैं, वहां 10% जो है आम जनता वोट डालती है। चारों जगह केंद्र सरकार की नाराजगी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा। एक जगह भी बीजेपी नहीं जीत पाई। कांग्रेस के पक्ष में तो नहीं पड़ा। विष्णु जी, दोनों पार्टियां वो कह रहे हैं कि हम 6 महीने में इतना आगे बढ़े हैं, लेकिन क्या लगता है कि बातों से ऊपर कुछ काम हुआ है? देखिए, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जब से उन्होंने वादे बहुत किए, मगर वो एक भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। अब ये कहेंगे कि 5 साल के लिए चुना है, चुना सही है, 5 साल के लिए है, मगर आज जो वहाँ की बात छोड़िए, अब राजस्थान में खड़े हैं हम। आज किसान इनसे खाद मांगने जाता है तो उस पे लट बरसाते हैं, कोई लाइट मांगने जाता है तो लट बरसाते हैं, कोई पानी मांगने जाता है। क्या इस देश में आपातकाल लग गया क्या कि ये लट के सिवा दूसरी भाषा करना ही नहीं चाहते? क्या मोदी जी का यही था क्या कारण कि देश में क्या होने वाला, आगे आने वाला जो समय है ना, उससे मुझे अब इन पे शक होने लग गया है कि ये करें अभी राज्यसभा में हमारा बहुमत आ जाने दो, तो राज्यसभा के बहुमत का इंतजार कर रहे हैं। और ये मुझे क्या आपको नहीं लगता कि छोटी पार्टियां जो हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो अपने आप को क्षेत्रीय बनाए, उनके मन में ज़्यादा डर उत्पन्न हुआ है? देखिए, जो गत 15 साल में जो राज का सिस्टम रहा, तो जनता ने सोचा कि एक बार ऐसे सरकार बना दो जिसको बहुमत स्पष्ट हो। जनता ने स्पष्ट बहुमत के आधार पर मोदी जी को बहुमत दिया, मगर आज जिस मोदी जी ने इस देश में कहा था कि धारा 370 में उठाऊंगा, मैं कहता हूँ आज धारा 370 की बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये
पहले जब आए थे अडवाणी जी, जब ये राम मंदिर की बात कर रहे थे। चलिए चलिए एक बार आज मैं इनकी सुरेश स्थिति जी, क्या है? आपको विष्णु जी रोकता हुआ सुरेश जी के पास आऊंगा। सुरेश जी, तीनों राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक भाषा जरूर ये तीनों बोलेंगे, लेकिन एक 6 महीने एक आकलन का वक्त जरूर होता है। हमारे देश में प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र की परिभाषा के बारे में 2 लाइन में बोलना चाहूँगा। एक विचारक का मत है कि प्रजातंत्र से खराब व्यवस्था कोई नहीं है, लेकिन इससे अच्छी व्यवस्था कौन सी है मुझे मालूम नहीं है। आज हमारे देश में प्रजातंत्र लगभग ऐसे ही है। हमारे जितने भी राजनीतिक दल के जो पदाधिकारी लोग हैं, सिर्फ 5 साल का वोट और सत्ता, इससे आगे देख ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते कौन कितनी सीटों पर जीता। मेरा ये मानना है कि इस देश में एक विश्वसनीयता की कमी सभी राजनीतिक दलों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। जनता किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर विश्वास नहीं कर पाती, राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास नहीं कर पाती। पिछले शासनों में, पिछले 10 साल के शासन में जो बड़े घोटाले हुए और इससे पहले जो घोटाले हुए, आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ, नैतिकता का जो पतन हुआ, तो आज हमारी आम जनता किसी पर कोई अगर झूठा आरोप लगाती है तो विश्वासपूर्वक कह ही नहीं सकती कि इसने ऐसा नहीं किया होगा। एक विश्वसनीयता की कमी, मॉरलिटी की कमी, नैतिकता की कमी इस देश में आई है। मोदी जी ने इस जगह को भरने का प्रयत्न किया और इसी कारण से एक विश्वास देश की जनता को उनके ऊपर दिखा और उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार करने नहीं दूंगा। ऐसा विश्वास जनता में दे पाए, इसलिए उनका विजय रथ चल पड़ा है। चलिए सुरेश जी, आपको रोकता हुआ एक बार जैन साहब के पास चलूंगा। जैन साहब, भ्रष्टाचार करने नहीं दूंगा, ये कोशिश ऊपर की है, क्योंकि मैं हाल नीचे का कुछ कैसा आज क्या सुधर चुका है, देश सुधर चुका है? 6 महीने का समय किसी भी सरकार को आकलन करने के लिए उचित समय नहीं होता है, क्योंकि 6 महीने में तो लेकिन क्या लगता है, इन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, एक बड़ा विषय था। चुनाव से पहले जो ये बड़ा वादा था इनका, बहुत बड़ी बातें कही थी कि काला धन वापस ला देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, नौजवानों को रोजगार दे देंगे, महंगाई कम कर देंगे। पर जो भी आदमी थोड़ा राजनीति में समझ रखता है वो सब जानता है कि ये राजनीतिक बातें हैं, और जो वादे कर रहे थे वो भी जानते थे कि ये 6 महीने में या 100 दिन में न तो काला धन वापस आ सकता है, न 6 महीने में महंगाई कम हो सकती है, न 6 महीने में बेरोजगारी मिटती है। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। तो इसलिए अभी 6 महीने में इस सरकार का आकलन इस आधार पर करना कि सरकार विफल हो गई है या सरकार सफल हो गई है, दोनों ही दृष्टि से हम विफल और सफल को छोड़ते हैं। लेकिन मुकेश जी, आपके पास तो इसलिए भी जहाँ तक एक बात आपने कही कि भ्रष्टाचार रोकने की बात है, एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आती कि एक स्टेज इस 6 महीने में एक कदम कोई भी सरकार का नुमाइंदा बता दे कि ये ड्रास्टिक चेंज हम लाए हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। भ्रष्टाचारी व्यवस्था जितने पिछले 10 साल में चली थी, जिसकी वजह से मनमोहन सिंह सरकार विफल हुई थी, उसमें 1 इंच परिवर्तन 6 महीने के अंदर नहीं आया है, सिवाय बातों के अलावा। न कोई भ्रष्टाचार का बड़ा मामला खोल पाए, न भ्रष्टाचारियों में भय पैदा कर पाए हैं, और यहाँ तक कि जो कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार है उसकी तो धीरे धीरे ये मानना चाहिए कि एक बढ़ने की सीमा पैदा होती जा रही है। चलिए मुकेश जी, आपके पास आऊँगा, क्योंकि वादे जो थे वो ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मोदी जी आएंगे देश बदल जाएगा, देश सुधर जाएगा। आप उसको पहले बिगड़ा हुआ देश कह रहे थे चुनावी बातों में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अब ये खड़ा हो रहा है कि काले धन पर विश्वास आम आदमी ने किया था, आपने वादा किया था हम 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा इस मुद्दे पे कि हमारे यहाँ शेखावाटी में, मारवाड़ी में कहावत है पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। तो जिस प्रकार से 6 महीने में मोदी जी ने काम करना शुरू किया है, उस काम करने की स्टाइल से, उनकी वर्किंग कैपेसिटी से आम जनता में एक विश्वास उत्पन्न हुआ है। चाहे उनकी विदेश नीति हो, चाहे जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए हैं, चाहे महंगाई नीचे आ रही है, चाहे मेकिंग इंडिया की बात हो, जो बातें उन्होंने कही, जिस बातों को उन्होंने परिवर्तित करके कार्य रूप देना शुरू किया है, उसमें एक जनता में विश्वास बढ़ा। और जनता में विश्वास का आम आदमी का विश्वास ही नहीं। आम आदमी को लगता है कि जो काला धन अगर इस देश में वापस आता है तो जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं एसआईटी का गठन करना उस दिशा में एक कदम बढ़ा है। सरकार के पास नाम आए, निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास जारी हैं, और बहुत सारी चीजें हो सकता है इसलिए भी हम सबके पास नहीं आ रही कि उस सब इंफॉर्मेशन के आधार पर चीजें आगे बढ़ती है। इसलिए जनता के बीच में कब लाना कब नहीं लाना ये सरकार तय करती है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने काम करना शुरू किया है,
और देश और विदेश में भारत की एक नई छवि जो बनी है, देश में 10 साल बाद लगा कोई प्रधानमंत्री आया है। तो ये सब बातें इस प्रकार से गिनी जानी चाहिए कि मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से सरकार जिस कदमों के साथ बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हिंदुस्तान की राजनीति में लाने वाली है और जो सीधा सीधा दिख रहा है। सीधा सीधा दिख रहा है। कार्यक्रम में चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम मुकेश जी के साथ थे। मुकेश जी यहाँ पर कह रहे थे कि जो दिखना शुरू हुआ है, क्या दिखना शुरू हुआ है? एक बार वापस मैं आऊँगा गिरिराज जी के पास। गिरिराज जी, कुछ बातों को अगर परिभाषित किया जाए या सीधे सीधे तौर पर कहा जाए, वो कह रहे हैं कि दिखना शुरू हुआ है। आपको नहीं लगता कि आम आदमी अभी तक इनको नकारा नहीं है, लेकिन स्वीकार आपको नहीं कर पाए? नहीं, गलतियां रही हैं। निश्चित रूप से आशीष जी, मुकेश जी जो कह रहे हैं कि मोदी जी का कार्य दिखने लगा। देखो, सबसे पहला कार्य तो इनका दिखा कि मोदी जी जब विदेश यात्रा पे गए अमेरिका, तो अडानी को और 2-3 उद्योगपतियों को साथ लेके गए। ये बहुत बड़ा एक इन्होंने पहल की कि प्रधानमंत्री अपने साथ देश के उद्योगपतियों को लेके जा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जो महंगाई के लिए कहा, आप देखिए आज देश, आप सुनिए मुकेश जी, सुनिए तो सही, पेशेंस रखिए थोड़ा यार। और दूसरा आप देखिए कि पूरे विश्व के अंदर पेट्रोल डीजल के भाव कम करने की ये वाहवाही लेते हैं। आज 75% रेटें कच्चे तेल की पूरे विश्व में कम हो चुकी है। 45 रुपए डॉलर प्रति कच्चा तेल आ चुका है। लेकिन रेटें कितनी बढ़ी है? गिरिराज जी, आपके शासन का उदाहरण है। कच्चा तेल उस समय भी कम हुआ था, कच्चे तेल के दाम गिरे थे, 3 बार कच्चे तेल के दाम गिरे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने दाम घटाए नहीं थे। नहीं, तो ये जनता आपसे ये सवाल भी पूछती है, 3 बार उस समय भी गिरे थे। आप देखिए उस समय की जो क्राइसिस थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी, आज उन परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न है। उस समय जो कच्चे तेल की रेट थी, इस तेजी से नहीं गिरी थी कि 45 रुपए डॉलर प्रति बैरल पे जो है वो आके टिक गई है। और उसके बावजूद देश के अंदर पेट्रोल डीजल का भाव कितना कम हुआ है? 10 रुपए और 8 रुपए। जबकि आज उस रेशियो में अगर हम देखें तो पेट्रोल 30 रुपए और डीजल 20 रुपए लीटर मिलना चाहिए था। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं कंपनियों के खातों में जा रहा है। बहुत बड़ा करप्शन है जो आगे जाके सामने आएगा। जब कच्चे तेल की रेटें गिर गई है और कंपनियां उसी रेट पे पेट्रोल और डीजल बेच रही है, तो डिफरेंस का पैसा कहां जा रहा है? ये निश्चित रूप से देश के अंदर देश की जनता जो है आगे आने वाले समय में देश की जनता के सामने आएगी। क्या देश की जनता, सूरज जी आपके पास आता हूं, देश की जनता इस देश में क्या इन सब मुद्दों पर, जिन मुद्दों को गिरिराज जी कह रहे हैं, जिन मुद्दों को मुकेश जी कह रहे हैं, क्या इन मुद्दों पर बहस होती है देश में? देश आज भी रोटी कपड़ा मकान के मुद्दों पर बहस में उलझा हुआ है। आशीष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो समय अभी तक हुआ है, तो निश्चित तौर पे कोई भी सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इनकी जो शिकायत होती है वो विशेष तौर पे सोशल एक्टिविस्ट, जो समाज सेवक है, पत्रकार है, उनसे होती है कि सरकार के खिलाफ बरसना चालू कर देते हैं। लेकिन अब की बार एक सकारात्मक पहल के रूप में देश की जनता ने, आम मतदाता ने, पत्रकारों ने और समाज के अंदर जितने भी तबके के लोग हैं, पढ़े लिखे, सब ने इतने समय तक मेंटेन रखा है मोदी जी की जो लहर थी, हवा थी। और उसका परिणाम छत्तीसगढ़ के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में और जम्मू कश्मीर में जो इतना बड़ा वोट बैंक निकल करके भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी जी का, तो उससे लगता है कि देश के लोगों की अपेक्षा निश्चित तौर पे अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मोदी जी के सामने मेरा वही सवाल है, विष्णु जी के पास आऊंगा। विष्णु जी, मेरा भी वही सवाल है। इनको राज तो बहुत सारा दे दिया है, बहुत सारा दे दिया है, थोक कर पूरे हिंदुस्तान ने राज दे दिया है। बचा कुचा और भी मुकेश जी को तो उम्मीद होगी कि ये ले लेंगे। तो ये क्या, ये उम्मीदों का भार, ये जनता की उम्मीदों का भार बहुत बड़ा भार है। क्या अब जनता की उम्मीदों का भार सहन करने के लायक आपको नजर आ रहा है इस देश का मंत्रिमंडल, इस देश के प्रधानमंत्री? देखिए, आज जो भी केंद्र सरकार की स्थिति है वो आप देख लीजिए कि इनके पास कोई नेता नहीं है बोलने वाला। ये हर बार जब भी कोई चुनाव होते हैं उस समय मोदी जी को सामने लेके आ जाते हैं। क्या देश के अंदर हर जगह मोदी जी देश के मुख्यमंत्री बनेंगे, हर जगह स्टेटों में जाके? अच्छा, आपके पास मायावती के अलावा दूसरा नाम है? नहीं, मायावती के सिवा बहुत नाम है हमारे पास। अच्छा, दूसरा बताइए मुझे। है ना, अभी राजस्थान में चल रहे हैं हमारे भगवान सिंह जी बाबा हैं, हर स्टेट में हमारे आदमी हैं। आज दिल्ली में हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नाम नहीं है, देखिए नाम सबके पास है। सवाल है कि इन लोगों ने जिस आदमी का चेहरा दिखाया
उस चेहरे के बाद आज 6 महीने में क्या किया? अभी मेरे दो दादी साहब बोल रहे थे काले धन की लिस्ट आ गई। अरे 5 नाम बता दो आप। झूठ बोलने का ठेका अगर इस हिंदुस्तान में ले रखा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ले रखा है। सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। फिर लेकिन सवाल मेरा वहीं का वहीं है विष्णु जी कि जनता इनको जिता क्यों रही है? देखिए, जनता ने एक बार विश्वास किया इनमें। जनता ने इस चुनाव तक कायम था। देखिए, जनता ने इन पर विश्वास किया। अब राजस्थान में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें देख लीजिएगा क्या स्थिति होने वाली है। मगर जनता ये सोचती है कि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, निकायों में जीते तो जनता देखती है काम तो इनसे कराना है। तो जनता का एक ये कारण, एक कमजोरी होती है कि काम इनसे कराना हमको, तो काम कराने लिए क्या करेंगे। मगर आज जनता ने राजस्थान में जिस ढंग से इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया, पानी मांगने वालों पर लाठीचार्ज किया, जिस ढंग के इन्होंने अत्याचार इनके बढ़ गए हैं, अब जनता समझ गई है ये काम करने वाले नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करने वाली पार्टी है। जनता को गुमराह कर रही है मुकेश जी, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और दूसरा मेरा सवाल तो और एक लौट कर आ रहा है कि आपके साथ जब चुनाव लड़ा था तो बड़े बड़े वादे भी आप लोगों के थे और साथ में आपके साथ तो एक बड़ा परिवार और संघ का परिवार चलता है। तो अब जैसे ही आपका राज आ जाता है वो परिवार भी अपने एजेंडा लेकर सामने खुलकर आ जाता है। आशीष जी, मैं कहना चाहूँगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे बाकी छोटी पार्टियाँ हों, पिछले 10-8 दिन में आपने घटनाक्रम देखा हो। कांग्रेस भी ये बदलाव की राजनीति सोच रही कि हमने कहाँ कहाँ गलती की, क्या क्या किया। और बसपा की तो हालत ही ख़राब है, उनके तो नेता छोड़ करके और दूसरे दलों में भग रहे हैं यूपी में। तो मैं कहना चाहूँगा कि देश बहुत लंबे समय बाद में एक सही ट्रैक पे चला है। और ये जो छोटे दलों की छोटे दलों की राजनीति खत्म हुई है, अब ये कहते हैं, ये मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि किरण बेदी के पास कौन कौन नहीं गया, इनको जांच कर लेनी चाहिए, पहले पता कर लेना चाहिए इनको। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास में कोई योजना नहीं है, इनके पास में देश को सकारात्मक दृष्टि से चलाने का कोई बात नहीं है। अभी हमारे गिरिराज जी कह रहे हैं जी मुद्दे आपके पास भी 3 मुद्दे थे। 6 महीने में 3 मुद्दे आपको याद दिलाता हूं। 370 राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, ये 3 मुद्दे कभी कभी आपकी पार्टी के घोषणा पत्रों में शामिल थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आशीष जी हमने पहली बार केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और आप सब ने और हम सब ने देखा है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक मत भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, ये अपने आप में एक पहल है। मैं समझता हूं कि देश जिस लाइन पे चला है, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में, चाहे आज हम बात कर रहे हैं, ये इनको अभी जानकारी नहीं है, देश में पहली बार एक प्रधानमंत्री ने और आरबीआई को कहा कि मैं आपका सबसे बड़ा गारंटर हूँ, आप देश में जितने भी लोग हैं उन सबके खाते खोलिए। 10 करोड़ लोगों के खाते हमको ध्यान में, मुझे कि हम बैंक में खाता खुलाने जाते थे तो किस प्रकार की हालत होती थी, गारंटर लेके जाना पड़ता था, इस गारंटर को लाइए, उस गारंटर को लाइए, आदमी बेवकूफ होकर के छोड़ देता खाता। पहली बार देश में किसी प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ खाते इतने कम समय में खोले जाना, ये एक सफलता की बात है। क्या जैन साहब, मैं मुकेश जी रोकूंगा, फिर आऊंगा आपके पास। मेरा एक मूल सवाल रह गया, क्या ये उपलब्धि के तौर पे गिना जाना चाहिए? देखिए, ये बैंक खाता है, ये तो कांग्रेस राज में भी हुआ था, पर इसमें मैं एक बात कहूंगा कि जिस बात का एक्चुअली बार बार एक बात चल रही है कि 100 दिन में हम काला धन वापस ले आएंगे, पर मूल बात यह कि काला धन को पैदा क्यों होने दिया, काला धन की स्थिति क्यों आई कि इस देश से बाहर काला धन ले जाना पड़े, हमने कैश ट्रांजैक्शन पे क्यों जोर दिया। और ये बात कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम भी बात आई थी और वहाँ भी खाते खोलने की बात चली थी, क्योंकि ये माना था कि अगर मनी ट्रांजैक्शन बैंकों के माध्यम से होगा, कैश देने की बजाय होगा, तो एक काले धन के जनरेशन में रोक लगेगी। तो कम से कम काले धन का जनरेशन में रोकने के लिए एक स्टेप है, पिछली गवर्नमेंट ने भी लिया था, इन्होंने खुल के आगे बढ़ाया है। अंबानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति है, क्या कोई भी राज्य अंबानी को डिसऑन कर सकता है? क्या सोनिया गांधी जब तो सेकंड टर्म में चुनाव जीती तो सबसे पहले मुकेश अंबानी से नहीं मिली थी? इस स्टेज से मैं थोड़ा सा ऊंचा उठना पड़ेगा कि जब तक उद्योग नहीं बढ़ेंगे तब तक विकास। और मुझे लगता है कि इन बातों पर हम चर्चा नहीं करते। पीछे चलता हूँ, कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आप लोगों के पास लौटूंगा। जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आशीष जी कि हम एक युवा है। आज राजस्थान गवर्नमेंट ने, बीजेपी केंद्र में गवर्नमेंट ने एक युवा को नौकरी देने का वादा किया था, 15 लाख नौकरी देने, वो नौकरियां कहाँ गई? मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे साथ बीजेपी के लोग जुड़े हुए, इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, नौकरियां कहाँ गई भाई साहब 15 लाख? मुकेश जी, मैं दो सवाल आपके पास हो गए। उन्होंने जो सवाल उठाया उस सवाल को और वाजिब तरीके से मैं उठाता हूँ।
देश के सामने एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी, बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर अगर कहे तो पूरे देश के युवा में एक उत्साह था कि अब मोदी जी आ रहे हैं, कुछ बदलेगा। लेकिन आज स्थिति वो की वो है और बदलने की तस्वीर भी उनको आगे तक नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा मेरा सवाल था जिसको शायद आप टाल गए, आपके संघ परिवार के एजेंडे पर। मैं दोबारा आऊँगा उस पर, पहले इसका जवाब मैं लूँगा। आशीष जी, मैं बताना चाहूँगा मेरे युवा मित्रों को कि मैंने इनके साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है कि इन सबको ध्यान में होगा कि 7,500 वैकेंसी सरकार ने अभी फिलअप की है, सेकंड ग्रेड की भर्ती की, हम सबको जानकारी होगी। और दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा, एलपीसी जो सुप्रीम कोर्ट में लगी थी उसको विड्रॉ करके लगभग 20-22 हज़ार और मेडिकल में लेने के लिए जा रही है सरकार। और इसके अलावा थर्ड ग्रेड की जो भर्तियाँ, मैं कहना चाहूँ कांग्रेस ने राजस्थान में केवल उलझाने के काम किए। तो मैं कहना चाहूँ राजस्थान में पिछले साल भर में हमने जो इन्होंने एकदम राजस्थान का, मैं बहुत अलग शब्दों में अगर कहूँ तो कबाड़ा कर दिया, उस कबाड़े को एक नए ढंग से, ठीक ढंग से ढांचे में डाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस गाड़ी को सड़क पे लाई है और अब ये निश्चित रूप से आगे बढ़ने लगी है। और आगे आने वाले समय में जिस प्रकार का उन्होंने देखिए अभी हम एक साल पर चर्चा करेंगे तो कई विषय और निकलेंगे। मैं कहना चाहूंगा पिछले कुछ महीने में ही हमने लगभग 10-15 हज़ार नौकरियां सरकारी दी हैं, सरकारी नौकरी दी हमने, और अभी आगे आने वाले समय देने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं की विश्वास, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सब इस बात को जानते हैं कि देश की जनता ने जो हमें विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास पे खरा उतरने का एक ही काम है जो हमको काम करके दिखाना है। और मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते से कि हम निश्चित रूप से राजस्थान की और देश की तकदीर बदल के रहेंगे। चलिए गिरिराज जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरा एक विषय जो मुकेश जी फिर छोड़ गए, देखिए फिर छोड़ गए वो असल में इनके जो जैसे असल ये में सत्ता में आए, इनका एक निश्चित रूप से पूरा परिवार आशीष वापस से जी, सक्रिय हो गया। आपका जो मुद्दा है वो यही नहीं छोड़ रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री जी भी छोड़ रहे हैं, मोनी बाबा बने हुए हैं। इस देश के अंदर कितना बड़ा विष घोला जा रहा है, चाहे धर्मांतरण के नाम पे हो, मोनी मत कहिए, क्योंकि अभी 6 महीने में बोल बहुत रहे हैं। आरएसएस का संगठन ही उसके पीछे काम कर रहा है। आप देखिए 4 बच्चों का बयान इनका ना चुना हुआ सांसद देता है, इनके चुने हुए जो है विश्व हिंदू परिषद के नेता देते हैं, आरएसएस के लोग बोलते हैं, और उसके ऊपर इनका राष्ट्रीय नेतृत्व गुपचुप बिल्कुल सुन है। इनके नेता ये कहते हैं हाँ ये बात ठीक है, हम आलोचना करते हैं, व्यक्तिगत बयान है। आपके पार्टी के सांसद है, आपके पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं और वो बोल रहे हैं और आपका केंद्रीय नेतृत्व कुछ उसमें जवाब नहीं दे रहा। ये निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो ये कथनी और करनी का अंतर है। मुकेश जी ने कहा कि हमने 10-15 हज़ार नौकरियां दी है, एक डिपार्टमेंट का नाम बता दें जिसके अंदर इन्होंने 10 नौकरियां दी हो। ये खाली घोषणाएं और झूठे आश्वासन देके जनता को लंबे समय तक आप नहीं बरगला सकते हैं। आप कितनी उसके ऊपर लीपापोती करें, जनता सब कुछ देख रही है, राजस्थान की नौजवान भी देख रहा है। चलिए मैं आपको रोक के पीछे आऊंगा और फिर सुरेश जी के पास आऊंगा। मैं सुरेश जी, हाँ भाई साहब कह रहे हैं धर्मांतरण के मुद्दे पे मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा। आज़ादी के बाद में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब लगभग 5 या 7% मुसलमान थे, आज वही 18% हो गए। आप तब उन लोगों का आज हम घर वापसी करवा रहे हैं तो आप उसका विरोध कर रहे हो। ऐसा क्यों चलेगा? जब तक घर वापसी में वो खुद राजी है तो आप लोगों को क्या परेशानी है? आपको दिन में सहयोग करना चाहिए। चलिए मेरे को लगता है सवाल इधर उधर हो रहा है थोड़ा सा। सुरेश जी आपके पास आ रहा हूँ। सुरेश जी, जो मेरा मूल सवाल था, जो मैं मुकेश जी से भी पूछा था और गिरिराज जी से भी पूछा था कि अब परिवार पूरा एक्टिव हो गया है, हम सत्ता में आ गए हैं तो परिवार एक्टिव है। अब पूरा परिवार अपने जो मूल मुद्दे पर, ट्रैक पर आ गया है। अभी जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, मेरा देश का जो बड़ा दुर्भाग्य है कि एक दूसरे का विरोध करना ही जैसा लगता है राजनीति हो गई है। कुछ मुद्दों पर तो सहमति देश के हित में हो सकती है। एक यूपीए शासन में एक बटला हाउस हुआ था, उसका विरोध किया, एक इंस्पेक्टर मारा गया, सिर्फ उसमें एक धर्म विशेष के कुछ लोग मारे गए थे। वोट का फ़ायदा लेने के लिए उसके पक्ष में कुछ लोग बोले। अभी कुछ दिन पहले एक बोट का प्रकरण सामने आया, पाकिस्तान से एक बोट आई और कहा वो पाकिस्तान की बोट थी, सेना ने पकड़ी। और तीसरे दिन एक राजनीतिक दल का वक्तव्य आता है कि वह पाकिस्तानी बोट नहीं, तस्करों की बोट थी। यहाँ देश की जनता की अपेक्षाएं ऐसी हैं कि देश हित पर जो मुद्दे हैं उन पर तो कम से कम सहमति बनाइए। आज राम मंदिर के मुद्दे की बात आई, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं अलग से बात की जाए तो मंदिर यहाँ बने, कोई असहमति व्यक्त नहीं करेगा, लेकिन वहाँ मंदिर बनने से बीजेपी को फ़ायदा होगा इसलिए उसका विरोध करना, यह कहाँ तक उचित है? क्या मंदिर बनने से बीजेपी को फायदा होगा? और मंदिर बनने का बात कर करके बीजेपी आज उस फायदे पे पहुंच गई है, क्या ये एक प्रश्न ये नहीं है?
आप मंदिर के मुद्दे की अगर मंदिर के झंडे को लेकर आज बीजेपी 2 से और सत्ता में पहुंच गई है। मंदिर के मुद्दे की बात आई, मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने नहीं उठाया, हिंदू समाज ने उठाया था और लगातार संघर्ष चला। उसके ढांचा तो गिरा उसके 10 साल बाद। मंदिर का मुद्दा तो बरसों से चल रहा है और अगर मंदिर का मुद्दे का इतिहास देखें तो अभी तक उस पर लगभग 67 युद्ध हुए हैं और लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा लोग उस पर शहीद हुए हैं। इतिहास उठा के देखिए कितने सन्यासियों ने बलिदान दिया है। जिस दिन से मीर बाकी का वो वहाँ पे ढांचा बना है तब से उस पर समाज संघर्ष कर रहा है, महिलाओं ने संघर्ष किया है। मैं आपको रोकूंगा क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक हमको लेना पड़ेगा और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इसी चर्चा को, जो हार्डकोर हिंदुत्व चर्चा अभी शुरू हुई है, उसको जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।